हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिकोडर सीरीज में ऑलरेडी कल हमने 7 to 8 थीम्स डिस्कस किए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इसी चैनल पे वो वीडियो है कल का, करेंटली का। आप उसे देखकर उन थीम्स को समझ सकते हो और जॉट डाउन कर सकते हो। उसी कड़ी में आज हम एक और जो है थीम देखेंगे, और ये थीम नया थीम है, नए तरीके से जो बिल्स पे क्वेश्चन आते हैं। बिल्स पे हम क्वेश्चन यूजुअली मनी बिल पे फोकस करते हैं, ठीक है। यूपीएससी उस पर लगातार क्वेश्चन पूछता आ रहा है। बट अगर आप देखो लास्ट 3-4 ईयर्स का ट्रेंड ना, तो उसमें आर्टिकल 368 या कह लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो तरीका है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, उस पर यूपीएससी बार बार जोर दे रहा है। जैसे देखो आर्टिकल ईयर देखो 2025, हाफ ऑफ द स्टेट्स, आपको पता है 3 डिस्टिंक्ट वेज हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। 2 अंडर आर्टिकल 368 और एक उससे बाहर। तो आर्टिकल 368 पे खास करके ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन देखो कि जो प्रोविजंस है आर्टिकल 368, पार्लियामेंट के जो पास पावर है कि कैसे वो अमेंड कर सकता है, वो पूछा है सीधा 368 2024, मतलब कि प्रीवियस ईयर। एंड देन 2022 में आपको क्वेश्चन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे दिखता है। सो मनी बिल तो इंपॉर्टेंट है ही, इनफैक्ट बिल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट स्पेसिफिकली आर्टिकल 368 यूपीएससी का नया चहेता थीम बन चुका है। और इसके लिए आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2.66 मार्क्स आपका सिक्योर होगा एक पेज के नोट से, जो मैं कि हमारा जो डेडिकेटेड 2026 का ग्रुप है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, या आपके पास ऑलरेडी नोट्स तो होंगे ही, आपने पढ़ ही रखा है। बट ध्यान देना कि थीम कहाँ घूम रहा है, ठीक है। ओके। और यही आज आपके साथ शेयर करना था। मुझे और भी थीम्स जो हैं जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो धीरे धीरे करूंगा। प्रोबेबली कल 3 और थीम्स करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सो यही थीम है। चलते हैं हम आगे। आज हमें टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गच्चे खाएंगे। इसका मैं रीजन दूंगा, क्योंकि 2 गांधी पीस प्राइज हैं इंडिया में, और दोनों पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। एक 2015 में और एक 2025 में। 10 साल के बाद ये रिपीट हुआ था। अब एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज है और एक गांधी पीस प्राइज है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाया था, तो लोग सोचते हैं कि दोनों सेम ही होंगे, बट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। देन सेकेंड आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो पावर डिराइव करती है, स्टैट्यूटरी लॉज से डिराइव करती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कल कहा है, रिमार्क्स दिया है, तो उसे हम देखेंगे। और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन वी हैव रूपी का डेप्रिसिएशन। ये तो फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के भी थीम्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे थीम्स हैं जिसपे क्वेश्चन आना श्योर है। तो एक तो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे एंड समझेंगे कि क्या रीजंस हैं डेप्रिसिएशन के। अभी लगातार जो हमारी इंडियन रुपी, इंटरनेशनल करेंसी, जो हार्ड करेंसीज हैं, डॉलर वगैरह, उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू गिर रही है, तो क्यों गिर रही है, ठीक है। देन कुछ डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, उसके उसे भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो मोजाम्बिक कंट्री आपको पता है अफ्रीका में, ठीक है। तो वहाँ की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जिनका नाम है ग्रेशा मैचेल, ठीक है। इनको दिया जाएगा इंदिरा गांधी, रिपीट मैं कर रहा हूं, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने ऐसा डिसीजन लिया। रिमेंबर, ये गांधी पीस प्राइज नहीं है। सो इस क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मे भी याद ना हो, मैं बस इसको शो करना चाहता था कि ये थीम जो है रिपीट होता है, बट ये जो थीम रिपीट हो रहा है, तो दोनों ऐसा नहीं कि एक ही थीम है, थोड़ा डिफरेंट है। 2 इसके अंदर प्राइज आते हैं जिसपे हमें फोकस करना है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज एंड दूसरा है गांधी पीस प्राइज। दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो ट्राई कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको जो भी है। और इस क्वेश्चन को भी साथ में कीजिए। ये तो 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ जूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, बड़े बड़े डेजिग्नेशन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो आप इसको करो, हम आएंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छे से। सो मोजाम्बिक के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ग्रेसा मैचेल, उनको मिलेगा इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ऐसा तय किया है जो है इंदिरा गांधी ट्रस्ट ने, ठीक है। हम देख लेते हैं दोनों प्राइज के बीच में क्या डिफरेंस है।
इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो 1986 में स्टार्ट किया गया था, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट मेनली कांग्रेस पार्टी इससे एसोसिएटेड है। अभी इसकी जो हेड है ना वो सोनिया गांधी मैम है। ओके, तो ये भारत सरकार की जो है प्राइज नहीं है, पीस प्राइज नहीं है। गांधी पीस प्राइज भारत सरकार की पीस प्राइज है, और इसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपीज मिलता है। दोनों में सेम है, साइटेशन मतलब कि फॉर्मल जो एक्नॉलेजमेंट है, एंड ट्रॉफी मिलता है इन इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, इसमें नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। फोकस क्या होता है? पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। ठीक है, और इसमें नॉन वायलेंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पॉइंट ये है, आपको ये समझना था कि दोनों प्राइजेस डिफरेंट हैं। एक देती है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, और ये भारत सरकार की प्राइज नहीं है, इसे कांग्रेस पार्टी कह लो, उससे एसोसिएटेड है। दूसरा है गांधी पीस प्राइज, जो 1995 में स्टार्ट किया गया था, ये भारत सरकार देती है। ठीक है, और इसकी जो जूरी होती है उसमें मेनली 5 मेंबर्स होते हैं, मेनली क्या 5 ही मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, देन वी हैव लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, 3 लोग ये हो गए, एंड 2 जो है एमिनेंट पर्सनैलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। सो ये 5 लोग डिसाइड करते हैं। और आपको अगर याद होगा तो शायद गीता प्रेस जो है उसे दिया गया था गोरखपुर को लास्ट गांधी पीस प्राइज। ओके, जूरी समझ आ गया। और इसका जूरी हमें समझना नहीं है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंस में जाना नहीं है, किसने जीता ये बस देख लेना है। ठीक है, चले हम आगे। सेकेंड आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन है, उसके पावर्स के बारे में मैंने बताया है। पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन डिफरेंट है इस टॉपिक से, बट फिर भी मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करा दूं, क्या जाता है बच्चे को, मतलब चेक हो जाएगा ना। सो लेट अस ट्राई। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he is not a member of legislature of that state. I remember कि कल किसी बच्चे ने मेरे साथ ये शेयर किया था। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, तो इस स्टेटमेंट को बताइए सही है गलत है। मतलब कि बिना मेंबर बने ही अगर वो वोटर है, एलिजिबल वोट कर सकता है, तो वो मिनिस्टर बन सकता है एक स्टेट में। ठीक है, सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years। मतलब कि 1951 के एक्ट के अंदर अगर किसी इंसान को 5 साल से ज़्यादा 5 साल की सजा होती है, तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे है, PYQ 2020। हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। सबसे पहले आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को क्या पावर देता है हम उसे देखेंगे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है व्हेन इट कम्स टू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या इलेक्टोरल रोल जो बनाती है। तो लेट अस सी, इलेक्शन कमीशन हैज प्लेनरी पावर्स टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, आर्टिकल 324 में यही लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, however these powers are not absolute and most follow law and constitutional principle। इलेक्शन कमीशन ने पावर दे दिया बट एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस, यहाँ पे जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आगे आपको दिखेगा। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 324। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझना है कि जो SIR हो रहा है किस सेक्शन के अंदर हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हैज बीन इन न्यूज फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months। हर दिन कुछ ना कुछ उस पर आर्टिकल छपता है। हमें क्या जानना है कि किस सेक्शन के अंदर, किस पार्लियामेंट्री एक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर आती है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है, और वो है सेक्शन 21 क्लॉज 3 अंडर RPA 1950। इसको बिल्कुल जॉट डाउन कर लेना, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन है ये क्या इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? empowers the EC to order a special revision of electoral rolls at any time। इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल रिवीजन है वो कभी भी कर सकता है। ये इंपावरमेंट दी गई है, मतलब कह लो रेस्यूडरी पावर है एक तरीके से। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया है ओवर द टाइम, दैट द सेक्शन 21 clause 3 under RPA 1950 does not free the election commission from procedure
रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस मस्ट बी फेयर। आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करोगे, इलेक्शन कमीशन जो करेगी, तो अंडर सेक्शन 21 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि याद हो जाए आपको, इस पे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो मेंस के, अगर आप सिलेबस देखो तो एक ही एक्ट है मेंस के सिलेबस में, मतलब कह लो दो एक्ट है ना, 50 एंड 51, आरपीए 50 एंड 51, जो कि प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो प्रीलिम्स में भी आप उम्मीद कर सकते हो, इतना न्यूज में है तो ये सेक्शन आपसे यूपीएससी एक स्टेटमेंट डाल के पूछ ले। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ऑल्दो आपके पास पावर है, ठीक है, कभी भी आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर जो होता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड रीजन्स मस्ट बी रिकॉर्डेड, आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो ना, रीजन्स भी बताना पड़ेगा। एंड प्रोसेस मस्ट बी फेयर। एक और चीज हमें देखना है, सेक्शन 28 ऑफ आरपीए 1950। अब ये क्या है, हमने सेक्शन 21 क्लॉज 3 देखा, एंड सेक्शन 28 हमें देखना है। इसके अंदर जो है ना, रजिस्ट्रेशन रूल्स बना हुआ है 1960 में, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से इलेक्टोरल रोल जो है वो बनाया जाएगा। उसमें जो रिवीजन होता है, मतलब कि आप हटाओगे, ऐड करोगे, उसके बारे में स्पेसिफिकली सेक्शन 28 आरपीए 1950 में दिया हुआ है। तो उसका भी एक फेयर तरीका होता है ना, जो कि डिस्कस किया गया है सेक्शन 28 में। जैसे किसी का नाम आपने हटा दिया, एक्सीडेंटली हट गया, या आपकी वजह से कोई एरर हो गया आपके साइड से, मतलब इलेक्शन कमीशन के साइड से, तो कैसे आप फिर से आप अलाउ करोगे इंडिविजुअल्स को कि वो अपने नेम जो है इलेक्टोरल रोल में वापस ला पाएं, ठीक है, किसी के साथ अनफेयर ना हो। तो ये सेक्शन 28 कहता है। सेक्शन 21A क्लॉज 3 कहता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एंड यहाँ पे यूपीएससी ऐसा कर सकता है कि आरपीए 1951 डाल दे कंफ्यूज करने के लिए, बट क्या है 50। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, हमने पावर्स देख ली। इलेक्शन कमीशन के पास पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द ईसीज डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग एसआईआर इज रेगुलेटेड नॉट अनट्रैमलेड एनी डेविएशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जो कि बना है अंडर सेक्शन 28 ऑफ आरपीए 1950। आप उसको इस तरीके से नहीं वायलेट कर सकते हो जो सेक्शन 28 बना है, जो आप आरपीए कर रहे हो ड्यूरिंग जो रिवीजन कर रहे हो, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस दौरान प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड जो आपके पास जो सिटीजन्स के पास आर्टिकल 14 के अंदर पावर है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जजमेंट है, मतलब कि आपके पास ना, और जो कह सकते हैं कंप्लीटली एब्सोल्यूट कह सकते हो ना, पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है, और आप मन चाहे काम नहीं कर सकते हो। आपको दो चीज़ें हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मतलब कि मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, इंश्योर करना पड़ेगा, और आर्टिकल 14 भी देखना पड़ेगा। अगर किसी का नाम गलत तरीके से बाहर आ जाता है इलेक्टोरल रोल से ड्यूरिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वायलेट ना हो, फंडामेंटल राइट जो 14 है वो वायलेट ना हो। जो रोल रिवीजन है ना, इफेक्ट करता है वोटर सिविल राइट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसीजरल कंप्लायंस। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमने आर्टिकल 324 देखा, हमने आरपीए 1950 में सेक्शन कौन सा है 21 क्लॉज 3 देखा, यहीं से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पावर आती है। और जो इलेक्टोरल रोल में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर रूल बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड दैट इज क्या रूल है, इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। और ये कहाँ से होता है, सेक्शन 28 आरपीए से ये पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसमें किसी का नाम जोड़ना, हटाना, ये सारी चीज़ें बताई गई। अगर हट गया तो क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यही है पूरा मामला, अभी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। रुपी जो है अगेन इसकी वैल्यू गिरते जा रही है। 19 रुपीज़ हमने कुछ दिन पहले देखा, अब 91.7 पे आ गई है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। तो पहले तो आप देखो कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इंप्लाइज क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन और प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर क्या होगा, बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड। क्या गोल्ड में कन्वर्ट करना रुपी कन्वर्टिबिलिटी कहलाती है। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, ऐसा है क्या।
फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, ये भी सही है क्या, एंड डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन इंडिया 2015। तो आप तय करो क्या होगा, 2015 का ये क्वेश्चन है। और मैं इस थीम पे अच्छे से बात करूंगा जब हम इकोनॉमी के थीम्स को देखेंगे। फाइन, सो लेट अस सी। कंटेक्स्ट क्या है, द रूपी वीकेंड मेनली ड्यू टू सस्टेन फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज एंड heightened global uncertainty despite RBI interventions। RBI ने कुछ दिन पहले इंटरवेंशन किया था, ठीक है, हमने पढ़ा भी था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फॉरेक्स जो खरीदी गई थी फ्रॉम द बैंक्स, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क हमें दिख नहीं रहा है। हम एग्जैक्टली देखेंगे क्या रीजन्स हैं रूपी जो है बार बार डेप्रिसिएट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन मार्केट से, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे ले जा रहे हैं, ठीक है, पैसे वापस निकाल रहे हैं, ठीक है, 30,000 करोड़। अब देखो भारत के मार्केट से वो पैसे निकाल रहे हैं, अपने जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकाल रहे हैं, तो वो उसका क्या मतलब है कि देखो वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं तो डॉलर में वो मतलब कि हमारे जो है स्टॉक मार्केट में पहले डॉलर जमा कराते हैं, फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं और तब स्टॉक मार्केट में वो इंटर करते हैं। और जब वो निकलते हैं अगेन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके वो अपने डॉलर्स लेके निकल जाते हैं। हार्ड करेंसी तो यही है। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, रूपी का डिप्रिशिएशन, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस चीज़ को कई बार समझाया है, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स रहेंगे ना हमारे फॉरेक्स में, तो रूपी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब कि हमारी रूपी डिप्रिशिएट ना करके अप्रिशिएट करेगी अगर डॉलर्स हमारे फॉरेक्स में ज़्यादा रहते हैं। और अगर डॉलर्स कम हो जाते हैं, जो कि एफपीआई जो आउटफ्लो होता है उसमें डॉलर्स जो हमारे फॉरेक्स में होता है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसकी वजह से रूपी डिप्रिशिएट करेगी। ये प्राइमरी रीज़न है, ठीक है। अब डॉलर भी स्ट्रांग हो गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है ना डॉलर में ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है, आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। यूक्रेन रशिया हो रहा था, फिर इसराइल जो है हमास के बीच में स्टार्ट हुआ, फिर वेनेजुला क्राइसिस हुआ, फिर वी हैव नाउ ग्रीनलैंड क्राइसिस जो लगातार न्यूज़ में है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना, तो इन्वेस्टर्स जो ना सेफ हेवंस खोजते हैं, सेफ कमोडिटीज खोजते हैं जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल राइजिंग कमोडिटी एंड सेफ हेवन, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई जा रहे हैं, ठीक है, सक्सेसिवली मैंने देखा 9 दिनों तक सिल्वर के प्राइस बढ़े हैं। तो लोग जो इस अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स हैं ना अपने पैसे लगाना चाहते हैं उन चीज़ों में, वो ज़्यादा मतलब उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। एंड लिमिटेड इम्पैक्ट जो है आरबीआई का इंटरवेंशन का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, प्लस यूएसए इंडिया के बीच में जो डिलेड जो ट्रेड पैक्ट होना है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो वो भी एक रीजन है। सो वी हैव ऑल टुगेदर 5 to 6 रीजंस। सबसे इंपॉर्टेंट एफपीआई का जो आउटफ्लो हो रहा है इंडियन मार्केट से वो है, ठीक है, समझ गए। चले हम आगे। नंबर ऑफ वेदर रिलेटेड डेथ्स फ्रॉम 1970 टू 2025 इन 35 साल, सॉरी कितने 55 ईयर्स हो गए, इन 55 ईयर्स में वेदर रिलेटेड जो डेथ है जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीजन होगा, वो जो है 2.3 मिलियन हुआ, एक नए स्टडी में आया है। रिपोर्ट बाय EMDAT ग्लोबल डिजास्टर डेटाबेस एनालिसिस। ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, जो लोग मेंस दे चुके हैं या देने वाले हैं उनको पता है कि ऐसे डेटा को हम कितने इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ऐसे में, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं GS3 में, ठीक है, अपने आंसर्स को GS1 में भी हम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अगर देखो तो 2.3 मिलियन मतलब 23 लाख लोगों की जान जो गई है दुनिया भर में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो बस वेदर रिलेटेड रीजंस की वजह से गई है, मतलब कि नेचुरल डेथ के वजह कह लो ना, अब मतलब कि उनको प्रॉब्लम्स वेदर रिलेटेड हुई जिस वजह से उनको उनकी जान गई। तो ये डेटा लिख लीजिएगा। देन वी हैव द 5th आर्टिकल ऑफ द डे। ये थोड़ा सा मैं कहूँ तो अवेयरनेस रिलेटेड आर्टिकल मैं इसको मानता हूँ। हर इंसान जो है ना कहते ना यूपीएससी प्रिपरेशन करने आते तो हम अवेयरनेस हमारी बढ़ती है, ठीक है। तो मैं जेंडर स्पेसिफिक बातें नहीं करना चाहता हूँ, बट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छा रिमार्क दिया है हाई कोर्ट ऑफ जो है कर्नाटका, आई मीन यस कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया है, और रिमार्क बहुत अच्छा है, सही है। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में अवेयर रहो। ओके, एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।
विमेन रिलेटेड जो लॉज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए जो लॉज बने इंडिया में वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है और उससे फ़ायदा भी हुआ है। और जो गलत उनके साथ होता है वो मतलब कि उस लॉज के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है और उनको जस्टिस भी मिलता है। जैसे कि वी हैव 498 जो हमारे पास था ए, जो क्रुएल्टी की जाती है विमेन के अगेंस्ट शादी के बाद उनके हस्बैंड के द्वारा और उनके रिलेटिव्स के द्वारा, मतलब हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, तो इसको बहुत अच्छा लॉ माना गया शुरू में जब इसको लाया गया। बट इसकी वजह से क्या हुआ, इस लॉ के अंदर मिसयूज भी बहुत हुआ और लगातार इंडियन जुडिशरी स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस लॉ पे हमारे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। देखो, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बना देना, और जुडिशरी जो है ना उस लॉ को डिफरेंट प्रिज्म के थ्रू उसे जांच करती है और सरकार को रिकमेंड करती है कि आप ना इस चीज़ पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मिसयूज हो रहा है या गलत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, मिसयूज ना हो पाए पर्सनल वेंडेटर्स की वजह से। ओके, तो ऐसा ही एक सेक्शन है 69 जिसका मतलब BNS के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जिसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि जो IPC का सेक्शन अभी हमने बात किया 498A, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, ठीक है। तो उसी तर्ज पे हम देखते हैं सेक्शन 69, जिसमें क्या है, बेसिकली क्या है कि क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑब्टेन्ड बाय डिसीट इंक्लूडिंग अ फॉल्स प्रॉमिस of marriage made without intent to fulfill it. ओके, सो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना विदाउट मतलब मैरिज का आपने प्रॉमिस कर दिया एंड वो फॉल्स प्रॉमिस है, तो इस बेसिस पे क्रिमिनलाइज कर दिया गया। जो मेल मतलब पार्टनर है उसके ऊपर ये मतलब उसको उसके अंदर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस का केस बनेगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे एक जो है केस किया गया, ठीक है, केस किया गया और इस केस में क्या हुआ कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है। तो इट टारगेट्स फ्रॉड एंड एक्सप्लॉइटेशन, नॉट मियर रिलेशनशिप फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट। फाइन, तो हम देखते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट का जो रूलिंग है, माननीय जो जुडिशरी है, अ फेल्ड रिलेशनशिप और ब्रोकन प्रॉमिस बाय इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। सेक्शन 69 कैन नॉट बी यूज टू जो मतलब कि रेट्रोएक्टिवली criminalize consensual relationships unless there is a clear proof of deception and lack of intent from the outset, ठीक है। सो हाई कोर्ट ने सिंपली कहा कि आप ना इसको, जैसे एक प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप बना उसके अंदर एंड किसी वजह से वो ब्रेक हो जाता है एंड जो इंडिविजुअल है दूसरे के अगेंस्ट केस करता है कि हमारे अगेंस्ट मैरिज का ये प्रपोजल इसने रखा एंड फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया, बट इसी बेसिस पे कह रही है हमारी हाई कोर्ट कि अगर ये ब्रेक हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, बट वहाँ पे इंटेंट जो है ना वो डिसेप्शन का नहीं था एंड इस तरह का इंटेंट नहीं था क्लियरली, तो आप इसको इस बेसिस पे क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, यही है सिंपल टर्म्स में। तो हाई कोर्ट ने, जुडिशरी ने, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 69, उस पे हाई कोर्ट ने कहा कि आप इंटेंट मैटर करता है, ना कि जो क्लियर कट लॉ लिख दिया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्यू प्रोसेस की झलक दिखती है, रादर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 21 के अंदर मेनका गांधी केस, तो जुडिशरी जो है समटाइम्स रिमार्क्स देती है, जुडिशरी समटाइम्स स्ट्रक डाउन भी कर देती है जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है। तो अभी तो रिमार्क्स दिया है कि और एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि हो सकता है इसे आगे यूज़ किया जाएगा, ऐसे केसेस आगे आएंगे ही, तो आप इसके बारे में आपको और ज़्यादा पता चलेगा। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि ये तो आंसर्स हैं। हाँ, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, हमने 4 क्वेश्चंस आज के देखे हैं, देख लेते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए 2014 में मिला था हमारे इसरो को, ठीक है, सी आंसर है। ये तो फैक्चुअल है, याद रहेगा नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने PYQs मल्टीपल टाइम्स किए होंगे तो याद होगा, नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2025 में किसे मिला है रिसेंटली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव गांधी पीस प्राइज की जूरी की हमने बात कर ली, इस पे PYQ आया था। ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल थीम में से मैं इसे काउंट करता हूँ करंट अफेयर्स के, मतलब कि रेगुलरली इस पे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट
हमें अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि PYQ में आया है। तो जूरी में हमने बात की 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो कि राहुल गांधी हैं अभी, और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को इंक्लूड किया जाता है। तो प्रेसिडेंट यहाँ से जाएगा, बचता है ये तीनों सही हैं, दैट इज सी। और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम भी किया गया कि 3 नहीं 2 भी है, 2 भी है। ओके, सो 3 आपके पास ये आंसर है, और ये बहुत कम लोगों ने ही इसे अटेम्प्ट सही किया होगा एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल थीम पे क्वेश्चन आया था, इतने डेप्थ में कोई पढ़ता नहीं है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कॉन्सेप्चुअल है। बता देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वोटिंग करने का राइट 18 साल से ही आप जो है वोट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम है, 18 साल के आप हो गए हो, 18 या 18 साल से ज़्यादा, तो आपका नाम दर्ज हो सकता है और आप वोट कर सकते हो। लेकिन किसी इंडिविजुअल को मिनिस्टर बनना है, ऑल्दो वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेचर का, लेकिन आपको पता है कि ये हिडन है, आई मीन कह लो इम्प्लिसिट है, कि किसी को एमएलए जो बनना पड़ता है ना, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज उसका होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 18 ईयर्स का भी हो गया ना, तो वो जो है मिनिस्टर बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट में। तो लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एमएलए बनने के लिए 25 साल चाहिए। तो क्या 18 साल जो एलिजिबल वोटर है वो मिनिस्टर बन सकता है इस आधार पे? नहीं बन सकता है। ये 7 साल का जो गैप है ये भी उसे ब्रिज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, According to the Representation of People's Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years, देखो सिंपल है, इस स्टेटमेंट में देखो कि इसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर 5 साल जो है उसको सजा मिल गई है। बट ऐसा नहीं है। आरपीए अगर आपने पढ़ा होगा सेक्शन 8, लिली थॉमस केस मुझे याद आ रहा है, उसमें यह था कि मतलब कि सेक्शन आई थिंक 8 क्लॉज 4 था। हाँ, सिंपल समझो कि जब वो रिलीज होता है ना सजा काट के, उसके 6 साल के तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। रिलीज होता है, उसने सजा काट लिया, उसको मिला था 3 साल का प्रिजन या 5 साल का, तो 5 साल प्लस 6 ईयर्स तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके बाद वो लड़ सकता है। जस्ट रिलीज होने के बाद भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ध्यान रहे, प्लस 6 ईयर्स उसको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। 6 साल के बाद डेफिनेटली वो लड़ सकता है, ठीक है। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका डी होगा। एंड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, तो ये तो बेसिक चीज है, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, सी होगा। सॉरी फॉर द नॉइस, मेरा छोटा भांजा स्कूल से आ चुका है एंड ही हैज डिफरेंट प्लान्स। ओके, सो हमारा लेक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। कल मैं 3 थीम्स डिस्कस करूंगा अक्रॉस द सब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि मैं उन थीम्स को बताऊं आपको सब्जेक्ट वाइज, जो कि इट्स नॉट लाइक कि हम ना मतलब बस करे जा रहे हैं थीम्स, कुछ थीम्स आगे करे जा रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ। जैसे देख लो, मैंने प्रॉपर एनालाइज किया है 25 में, 24 में, 22 में लगातार, और मैं पिछले सालों में भी जाऊंगा, निकाल लूंगा। लेकिन पिछले सालों का जो ट्रेंड है ना, मोर और लेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नंबर्स हैं, मतलब कि 1 से लेके अभी तक 106 हुए हैं आई गेस, तो यहां तक क्वेश्चन पूछता है इस पे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 42nd 44th, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी, अभी भी कर रहा है। लेकिन अभी आपको एक ट्रेंड दिख रहा है कि 368 में स्पेसिफिकली अंदर जा रहा है, टेक्स्ट में क्या है उस पे फोकस कर रहा है। फाइन। और एक चीज और है कि आप लोग को मैं ये शेयर करना चाहता था, अभी इमेज तो मैंने ली नहीं है, जो हमारा डेडिकेटेड 2026 का ग्रुप है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सेकेंड लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो वहां मैं 1 लाइनर्स शेयर करता हूँ। 1 लाइनर्स जो शेयर करता हूँ, तो उसमें मैं बताता हूँ मतलब कि 40-50 वर्ड्स, मुश्किल से 30 से 40 वर्ड्स होते हैं, और स्पेसिफिकली जो न्यूज रहा है रेलिवेंट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स, उस पे क्वेश्चंस फ्रेम करता, उस पे मैं आपको एक छोटा सा क्लिप देता हूँ, सो दैट आपने करेंटली के अंदर तो उसको पढ़ा ही होगा, थोड़ा और आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रोवाइड अभी करवा रहा हूँ, एक चीज़। सेकेंड चीज़ है कि कुछ बच्चे जो है, मैंने एक छोटा सा चैनल बना रखा है, जो कि मतलब नाम लेना मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे प्रमोट करूं इस तरीके से, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी किया नहीं है। मैंने 150 से ज़्यादा जो है लेक्चर्स ले चुका हूँ करेंटली के अंदर, बट आई ट्राइड कि उस चीज़ का नाम यहाँ ना लिया जाए, ठीक है। बट जब से वो मैंने उस
उस चैनल पे विद द हेल्प ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स जो कि बहुत क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं खास करके करेंटली पर। और अभी PYQs भी चल रहा है, 5-5 क्वेश्चन PYQs पे भी ज्योग्राफी और पॉलिटी में करवाते हैं। तो मेरे पास बहुत लिमिटेड समय होता है, बट वो उनकी हेल्प से हो रहे हैं। तो जो करेंटली का क्वेश्चन है वो 8 PM आता है, और आपको अगर उस चैनल पे पहुंचना है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जो मुझे टेक्स्ट वगैरह आने लगे थे, तो उसी बेसिस पे आपके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जुड़ना है तो आप @रामानाथ जूनियर है मेरा ID। एक तो उस पर आपको कोई डाउट वाउट है, PDF वगैरह नहीं मिल रहा है टाइमली, तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी उसी चैनल, उसी जो ID है उसी पे लिंक दिया हुआ है। अगर ये आपके विल पे है, मैं यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया हूँ। डाउट्स थे, आई थिंक 7-8 डाउट्स थे इसके रिगार्डिंग, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारा जो डेडिकेटेड 2026 का ग्रुप है, उस पर मैं वो सारे फैक्ट्स डालूंगा ही। हर दिन 2 से 3 मैं कोशिश करता हूँ डाल दूँ, और वो आपका रिवीजन भी हो जाता है, और आप उसको अपने एक होता है ना सेव्ड पार्ट, उसमें भी डाल सकते हो, भेज सकते हो, सो दैट आप जो है उसको ये रखो वो फैक्ट्स, क्योंकि वो फैक्ट्स जब आपको रिवीजन CA करना होगा तो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, ठीक है। मिले हम कल, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, और कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।